तो हम शुरू करने वाले हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ पर आपको 6, 7, 8 सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। एग्जाम जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। तो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अर्थ यानी कि आर्थिक चीज़ें, जिसके जैसे पैसे वगैरह। लेकिन उससे पहले इन्होंने यहाँ बताया कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है और जनसंख्या 2011 की अगर गणना करें तो प्रोविजनल 6.86 करोड़ है। ठीक है। और पूरे देश की जनसंख्या 121.02 करोड़ का 5.67% भाग जो राजस्थान में निवास करता है। अगर अर्थव्यवस्था में बात करें तो हमारा जो राजस्थान है वो खनिजों का अजायब घर भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ खनिज बहुत ही भरपूर मात्रा में है। और फसलें भी हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जौ, चना, गेहूँ, तिलहन, दालें और कपास। चावला जी नाराज़ मत होइएगा। तो राजस्थान तिलहन में किसकी ज़्यादा खेती करता है? सरसों की। इसके अलावा लाल मिर्च, मेथी, जीरा, हींग भी है। संतरा, माल्टा, नींबू, आंवला, अमरूद भी है। और राजस्थान की साक्षरता दर 1991 में 38.55 थी, जो कि बिहार में 37.19 ही थी। 2001 से बढ़कर ये 60.41% हो गई है। वर्ष 2001 में क्या था? राजस्थान की जो साक्षरता दर थी वो उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दादर नगर हवेली, इससे आगे बढ़ गया। साक्षरता दर 2011 में और बढ़कर 67.06 होगी। जोधपुर में IIT की खुलना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आधारभूत संरचना में यहाँ पे पहले परिवहन, विद्युत, संचार की बात की हुई है। सिंचाई को भी इन्होंने अहम माना हुआ है। और बहुत ही संरचनात्मक जो विकास है वो हुआ है पंचवर्षीय योजनाओं में। ठीक है, जिसमें वित्तीय योजनाओं का भी बहुत हाथ रहा है। तो अब संरचना में इन्होंने आधारभूत माना परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई, संचार और मानव संसाधन को। तो परिवहन में क्या है, यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा बातें मिलेंगी। हम सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो सड़क परिवहन में मानव शरीर में शिराओं और धमनियों की बात ही होता है। ये गांव किसकी बात हो रही है? जो गांव में जैसे सड़कें हैं। ठीक है। तो यातायात के विकास में जो खर्च है वो राज्य सरकार ही देती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का भी होता है। सड़कों का विकास कब कब हुआ? तो डामर की सड़कों की लंबाई 1950-51 में 17,339 किलोमीटर थी, जो कि 2010-11 में 1,89,034 किलोमीटर प्रावधानिक होगी। इसमें राजमार्ग वगैरह सब आगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग 5,724, राज्य राजमार्ग 11,866, मुख्य सड़कें 7,829, अन्य जिला सड़कें 24,480, ग्रामीण सड़कें 1,39,135। तो टोटल हो गया 1,89,034। ये किलोमीटर में इनकी लेंथ दे रखी है। ग्रेवल की सड़कें, पक्की सड़कें ये भी बनती है। 2008-9 में इसी प्रकार की सड़कों की लंबाई थी 1,86,806 और डामर की सड़कें थी 1,40,437। और पक्की सड़कें को डामर की सड़कें याद रखनी पड़ेगी, जो कि 1,40,437 हैं। पक्की सड़कें कुछ 1,400 के करीब है, एक कम। ठीक है, 1,399। ग्रेवल की सड़कें 41,104 हैं और साधारण सड़कें 3,866 हैं। अब आप कहेंगे हम ये याद कैसे करें? तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन आंकड़ों को 2-3 बार सुनना है। जैसे अब राजस्थान के सभी प्रकार की सड़कें आपको पता है कि 1,88,000 थी और डामर की उसमें 1,40,000 थी, तो बाकी कम कम ही रहेंगी ना। तो ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिए। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राजमार्ग को ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो देखता है। हमारे 5 मार्ग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त होता है। इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है, 685। ठीक है, कई को हिंदी भी नहीं आती ना, तो ये भी चक्कर है। तो 685 इज़ द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज़। उसके बाद है यहाँ पे राजस्थान की जो इनकी राजस्थान में नेशनल हाईवे 8 की जो लंबाई वो 685 है। दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ ये मुंबई चला जाता है। ठीक है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, ये सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ और फिर बीकानेर जाता है। उसके बाद राजमार्ग है 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। तो ये जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल की तरफ चला जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14, ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड होता हुआ ये कांधला चला जाता है। ये कुछ कुछ आपको वर्ड्स याद रखने ही पड़ेंगे, इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। आपसे बन जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 15
पठानकोट से राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांदला गया और इसकी लंबाई 875 होगी। और इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 3 है उसकी लंबाई सिर्फ 28 किलोमीटर है, जो कि धौलपुर जिले से गुजरता है। किशनगढ़ 6 इसमें लेन है और इस मार्ग का निर्माण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 2005 मार्च में हुआ था। अब राज्य सड़क परिवहन की जो स्थापना है वो 1964 में हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो 25 दिसंबर 2000 को ये घोषित की गई थी। 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी 1000 थी और इसके बाद अधिक आबादी वाले जो गाँव थे उसमें 2003 तक और 500 से 1000 तक आबादी वाले सभी गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 500 से 1000 मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर की बात है। 250 की आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ने की योजना है। राजस्थान रोड विजन 2025 में ये काया पलट करना चाहते हैं और 21वीं सदी के पहले 25 साल, ठीक है, जो सिल्वर जुबली अपने कह देते हैं 25 साल हो जाते हैं जब, तो उसमें ये एक विज़न है इनका कि ये सारी सड़कों से जोड़ देंगे और उनका रख रखाव रखेंगे। पहले 15 सालों में सभी गाँवों को जोड़ने का इनका प्रावधान है, यानी कि 2015 तक जो था। अगले 10 साल यानी कि 15 से 25 ये सारे फ्लाईओवर्स, 4 लेन, एक्सप्रेसवे ये बनाएंगे और इस मोड माना जा सकता है, ठीक है। रेल परिवहन तो जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत और जोधपुर रियासत और उदयपुर रियासत में सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर जो रियासतें थी उसमें रेल मार्ग फिर जुड़ी हुई नहीं थी, तो स्वतंत्रता के बाद इन सबको जोड़ा गया। रेल मंत्री निर्धारित किए गए, वो बजट पेश करते थे। ये सबसे डिफरेंट सा इसका बजट होता था। लगभग 11% जो भाग है वो राजस्थान में रेल मार्गों का, और कुल लंबाई मार्च 2002 में 5894 किलोमीटर थी, जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई यानी कि 63,140 का सिर्फ 9.4% थी। रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉडगेज का भाग 5.14 है और ये राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% है। 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में इसकी लंबाई 17.2 हुई और राष्ट्रीय स्तर पर 19.2, ठीक है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर आपको 19.2 किलोमीटर ये दिखाया गया, तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। राज्य में मार्च 2008 में कुल लंबाई 56,683.01 थी और ब्रॉडगेज का भाग 68.37, 68 यानी कि 68.37 या 37% और मीटर गेज का भाग जो था वो 30.10% और नैरो गेज का जो भाग था वो 1.53% था। राज्य में 31 मार्च 2008 में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल रेल मार्ग की औसतन लंबाई थी वो 16.61 किलोमीटर थी। अब प्रमुख रेल मार्ग जयपुर मुंबई, जोधपुर हावड़ा, दिल्ली अहमदाबाद, उदयपुर दिल्ली, बीकानेर दिल्ली, जयपुर गंगानगर, फुलेरा दिल्ली, जयपुर सवाई माधोपुर, जयपुर आगरा, जयपुर जम्मू तवी, जोधपुर गुवाहाटी, जयपुर यहाँ पे चेन्नई और हरिद्वार दिखाए हुए हैं, ठीक है। वायु परिवहन सिर्फ पहले जोधपुर में ही हवाई अड्डा था जो दिल्ली और कराची से जुड़ा हुआ था। 1947 में बीकानेर जोधपुर वायु सेवा प्रारंभ की। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की वायु सेवाएं पहुंचाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे राजस्थान में है वो दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली जयपुर, जोधपुर उदयपुर, अहमदाबाद मुंबई, दिल्ली जयपुर उदयपुर औरंगाबाद मुंबई, जयपुर बनारस कोलकाता, जयपुर हैदराबाद, जयपुर और बेंगलोर, जयपुर गुवाहाटी, जयपुर मुंबई सिंगापुर और जयपुर मस्कट। तो ये जो जयपुर से रिलेटेबल है तो ये ज़्यादा वायु मार्ग आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद राज्य में नियमित हवाई सेवा हेतु सांगानेर जो कि जयपुर में, रतनाड़ा जोधपुर में, डबोक उदयपुर हवाई ये अड्डे स्थापित किए गए। आपको ये याद रख लेना है, कहीं लिख सकते हो आप। आज का होमवर्क ये है कि इतना सा याद रखना है। ऊर्जा क्या है, अब यहाँ पे कृषि, उद्योग, परिवहन सबको ऊर्जा चाहिए। कुछ गैर परंपरागत स्रोत है जैसे बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन। परंपरागत जो हम ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ना, पेट्रोल वगैरह। 1999 में राजस्थान में विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम स्टार्ट किया। घाटे से ग्रसित राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को 1999 में समाप्त कर दिया और इससे 5 स्वतंत्र कंपनियां गठित कर दी। एक और कंपनी थी राज्य विद्युत प्रसारण निगम, तो ये निर्माण करती थी सारा। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये जो कंपनियां थी वो अजमेर में थी। और विद्युत वितरण निगम, ये अजमेर की विद्युत वितरण निगम, जयपुर की, जोधपुर की, ये स्पेशल कंपनीज थी, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि विद्युत बहुत ही ज़रूरी थी तो पंचवर्षीय योजनाओं में इसको कुछ ना कुछ अमाउंट देते थे, ठीक है। पहली योजना जो थी उसमें 1.24 करोड़ रुपीज़ दिए थे, दूसरी में 15.2 करोड़,
तीसरी में 39.4, चौथी में 94 और पाँचवीं में 249 करोड़। छठवीं में 566, सातवीं योजना में 922, आठवीं में 3255 और नौवीं में 5261 करोड़, 10वीं में 10,461, 11वीं में 25,607 करोड़ का प्रावधान किया। तो पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में व्यय जो है वो 2.3% था और बढ़कर ये 36 पहुंच गया। अब यहाँ पे कुछ विद्युत क्षमता 1950-51 में 13 मेगावाट की थी, जो 2003-4 में 5167.43 होगी। उसके बाद 2006-7 में 6089 होगी, 2011-12 में 9831 मेगावाट होगी। ठीक है, तो दो प्रकार की ये विद्युत परियोजनाएं हैं यहाँ पे। एक तो राज्य की समय की होती है, दूसरी जैसे इसमें कौन कौन सी आती है, कोटा, सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना, छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना, माही जल विद्युत परियोजना, और कहीं पे आंशिक वाली भी होती हैं। ठीक है, जिसमें चंबल, व्यास, भाखड़ा परियोजना, सतपुड़ा परियोजना ये आ जाती है। राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, अंता विद्युत परियोजना गैस पर आधारित है, सिंगरौली, रिहंद यही इसमें आते हैं। उत्पादन में जो सरकार है उसका भी पूरा अधिकार रहता ही है। तो विद्युतीकृत कस्बे और गांव कौन कौन से, तो 1950-51 में बस्तियों की संख्या ये 42 थी जहाँ पे विद्युत थी। उसके बाद 2002-3 में ये 97.04 होगी और अभी जो 2009 है उसमें 37,288 गांवों को विद्युतीकृत किया, 8.96 लाख कुओं को उचितकृत किया था। 21 जनवरी 1985 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा का स्थापना की गई। गोबर गैस से ये उत्पादन करती थी ऊर्जा। 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा योजना निगम में विलय हो गया और ईंधन की बचत होती थी इसमें। सोलर पंप, हीटर्स, स्ट्रीट ट्यूब ये चलाते थे। जोधपुर जिले के उच्चीकृत प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बालेसिर में सौर ऊर्जा का प्रयोग हुआ। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 27 अगस्त 1999 में जोधपुर जिले में ही मथानिया गांव में स्थापित होने वाली 140 मेगावाट की सौर एकीकृत योजना थी, चक्रीय विद्युत योजना। मथानिया परियोजना में 35 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ था जो कि सौर से हुआ और उसके बाद 105 जो है जो कि चक्रीय तापीय ऊर्जा से हुआ। राजस्थान में वायु का वेग 20 to 40 किलोमीटर पर आर रहता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहाँ पे पवन ऊर्जा का जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चारागाह वगैरह यहाँ पे विकास किया गया। 1980-81 में राष्ट्रीय बायोगैस योजना के माध्यम से जो राजस्थान है उसमें बायोगैस का विस्तार किया जा रहा है, अब तक किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में ही देखो ऊर्जा जो है उससे विद्युत बना रहे हैं ये और विद्युत से अलग अलग ऊर्जाएं बना रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी यहाँ पे एक पैराग्राफ पूरा दिया है जिसमें ये बात कर रहे हैं कि कैसे मांगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, बस यहीं पे समाप्त करके इन्होंने सिंचाई को देख लिया। तो कृषि जीवन पर आधारित है, इसीलिए इसके जुए को मानसून को कृषि मानसून का जुआ कह देते हैं। ठीक है, सिंचाई के स्रोत यहाँ पे नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप ही हैं। सबसे अधिक सिंचाई नहरें और कुओं से होती है और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी हुआ है। कुएं और नलकूप जो है वो सर्वोत्तम साधन है और इसी से पानी दिया जाता है और मीठा होता है क्योंकि इसका भी पानी है ना। और दक्षिण पूर्वी पठारी और पथरीले भागों में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। ये सिंचित क्षेत्र के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कैसे नहरें 1998-1999 में 1557 थी और 2007-8 में 1688 होगी। तालाब 93 थे, 102 हो गए। कुएँ नलकूप 3801 थे, 4572 हो गए। अन्य कुछ सिंचाई के क्षेत्र जो थे वो 48 थे, बाद में 82 हो गए। कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 5499 ये जो है हेक्टेयर्स में बता रहे हैं आपको। ठीक है, और 6444 हो गए। तो ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है 2009 का। उसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य जो हैं वो मछली पालन, पेयजल, सिंचाई, वृक्षारोपण, अकाल से बचाने के लिए है। ठीक है, और वृहद सिंचाई योजना जो होती है वो 10,000 पर हेक्टेयर पर होती है। इसमें कुछ सिंचाई योजनाओं के नाम है यहाँ पे, लघु सिंचाई और वृहद वाली, जैसे भाखड़ा नांगड़। तो ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। यहाँ पे राजस्थान का हिस्सा 15.2 है और इससे सिंचाई क्षेत्र जो है 14.6 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर है और गंगानगर जिले में सिंचाई की सुविधा, बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति इसी भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है उससे की जाती है। उसके बाद है चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना मध्य प्रदेश मऊ छावनी के पास से निकलकर उत्तर में बहती है। ये आपको वर्ड ही याद रखने पड़ेंगे कि मध्य प्रदेश
के मऊ छावनी के पास से निकलकर उत्तर में बहती है, ना कि उत्तर प्रदेश, उत्तर में बहती है। राजस्थान में ये चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। चंबल राजस्थान की सतत प्रवाही नदी है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। विनाशकारी लीला को समाप्त करने के लिए ये राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है और यहाँ पे राजस्थान का हिस्सा 50% है। चौरासीगढ़ और मानपुरी मध्य प्रदेश के पास गांधी सागर बांध और कोटा में दुर्ग के पास कोटा सिंचाई बांध बनाया गया है। चूलिया झरने के पास राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो ये राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई करती है। माही बजाज सागर परियोजना जो है वो विंध्याचल पर्वत के उत्तरी पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात यहाँ तक बहती है और इसमें बोरखेड़ा गांव के समीप माही बजाज सागर बांध जो है वो बनाया गया है। उसके अंतर्गत ही विद्युत ग्रह, नहरों का निर्माण, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को आर्थिक जो परिवर्तन है वो देखा गया। जाखम सिंचाई परियोजना क्या है? जाखम माही की सहायक नदी। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। कौन सा बांध? तो जाखम। इससे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। बीसलपुर सिंचाई परियोजना टोंक जिले के बीसलपुर गांव में बनास नदी पर बांध बनाया गया। जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक यहाँ पे ये बीसलपुर परियोजना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है सोम कमला अम्बा, ये एक ही नाम है, सोम कमला अम्बा सिंचाई योजना। ये दक्षिण राजस्थान के जनजाति बहुल बांगड़ क्षेत्र के लिए समृद्ध मानी गई है और इसके सोम नदी पर कमला अम्बा गाँव है। देखो, कमला अम्बा गाँव है, सोम नदी है, तो इसी वजह से तीनों नाम रख दिए, कोई नाराज नहीं किया। डूंगरपुर, उदयपुर के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। मेजा बांध, ये भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव के निकट कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण करवाया गया। मेजा बांध भीलवाड़ा का प्रमुख पेयजल स्रोत है। इससे भीलवाड़ा के आसपास के जो गांव हैं उसमें सिंचाई सुविधा होती है। मेजा बांध में गर्मियों में अगर जल सूख जाता है तो उसके कारण खीरा, काकड़ी, तरबूज, खरबूज की खेती कर देते हैं लोग। ठीक है। सिद्ध मुख परियोजना, तो ये हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा तहसीलों से और चूरू जिले के तारानगर और सादुलपुर तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। इस परियोजना में राजस्थान रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगा और उसका हिस्से में दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ। नर्मदा परियोजना, तो ये सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की वृहद योजना है और राजस्थान का भी इसमें हिस्सा है। जालोर और बाड़मेर जिलों के गांवों में इसी नर्मदा परियोजना के कारण सिंचाई पॉसिबल हुई। उसके बाद है व्यास परियोजना, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें रावी, व्यास, सतलुज ये नदियों का जल उपयोग करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से पानी की आपूर्ति के लिए इससे की जाती है। ठीक है, व्यास परियोजना में यहाँ पे इन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से पानी की आपूर्ति की जाती है ये बताया। तो आगे नामी ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये थार मरुस्थल की बेकार पड़ी उर्वरा शक्ति को सक्रिय करने के लिए बीकानेर रियासत के मुख्य अभियंता कंवर सेन ने, नाम क्या है, कंवर सेन ने हिमाचल जो पानी था उसको थार मरुस्थल तक लाने की अनूठी पहल की थी 1948 में और इसका यही योजना इंदिरा गांधी नहर के लिए आधार बनी। परियोजना ये जो थी वो 2 नवंबर 1984 तक राजस्थान नहर परियोजना के नाम से विख्यात थी। फिर जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का निधन हुआ तो उसके बाद इन्होंने इसका नाम रख दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित ये नहर मानी जाती है और सबसे लंबी और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं में भी इसका नाम आता है। किसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। इसका उद्गम जो है वो पंजाब के सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल पर हुआ और वहाँ पे हरी के बैराज से हुआ। हरी के बैराज के बाईं ओर से ये निकाली गई और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर रखी गई। राजस्थान की मरुगंगा और थार मरुस्थल की जीवन रेखा भी इसी को कहते हैं। किसको? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। क्योंकि देखो, मानव शक्ति, पशुपालन, वृक्षारोपण, विद्युत उत्पादन वगैरह सब यहीं से होता है। ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और जोधपुर इन सबको लाभान्वित करती है। जवाई बांध, तो पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी पर एरिनपुरा के निकट जवाई बांध बनाया गया है। इस बांध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहर को पेयजल आपूर्ति और पाली, जालोर जिलों में सिंचाई की जाती है। पेयजल यानी कि पीने वाला और सिंचाई यानी कि कृषि के लिए भी जवाई बांध से ही जो ये नदी है जवाई नदी उससे आपूर्ति की जाती है। पांचना परियोजना, करौली जिले के गुडला गांव, उससे 5 नदियों कौन कौन सी? बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा,
इसके संगम पर बांध बना दिया गया, जिससे जिले की टोडा भीम, नादौती, हिंडौन और सवाई माधोपुर में गंगापुर तहसील में सिंचाई सुविधा मुहैया करवा दी गई। ठीक है, 5 नाग से। फिर है मोरेल बांध। ये बांध दौसा जिले के लालसोट कस्बे से 16 किलोमीटर दूर मोरेल नदी पर है, इसीलिए मोरेल बांध बनाया गया और ये मिट्टी से बनाया गया, ये इसकी खासियत है। ठीक है, उसके बाद है संचार, कम्युनिकेशन। तो हम संचार में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे डाक, दूर संचार, ये कैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। राजस्थान में भी डाक सेवा है। 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर है। प्रति डाकघर 5404 व्यक्तियों की सेवाएं ये प्राप्त करवाते हैं। पीसीओ, एसटीडी, पीसीओ ग्रामीण, पीटी, इंटरनेट सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। टेलीग्राम, टेलीग्राफ, टेलेक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, फैक्स, ये सभी कुछ। मानव संसाधन, तो मानव संसाधन में सबसे मेन बात यहाँ पे आई कि साक्षरता दर 1991 में 38.6 थी, जो बढ़कर 2001 में 60.4 हो गई। 1991 से 2001 के दशक में 21.8% की वृद्धि हुई है और भारत और राज्यों में ये द्वितीय निम्न स्तर से ऊपर उठकर 7वां हो गया था। ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं था। राज्य की साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 67.06% हो गई थी। मानव संसाधन विकास में प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग ये भूमिका निभा रहे हैं। 2005-06 में 56,573 प्राथमिक स्कूल, 28,955 उच्च प्राथमिक स्कूल, 11,199 99 बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो आपके में बता देना, उच्च माध्यमिक विद्यालय थे। राज्य में 2006-07 में 1090 उच्च शैक्षणिक संस्थाएं भी खोली गई और 21 राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय और डीम्स विश्वविद्यालय थे। इन्हीं में से कहीं पे आपकी एक नौकरी सुरक्षित है, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, उच्च प्राथमिक या और भी उससे बड़ा प्राथमिक जो भी होता है। बस तैयारी करते रहिए। औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास में यहाँ पे जो स्टील वगैरह है ना, या कोई भी आपने जितने भी आपने नाम सुने होंगे, स्टील किंग, लक्ष्मी निवास मित्तल, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, बागड़, पोदार, ये सारे उद्योगपति हैं जिन्होंने राजस्थान की मिट्टी से उठकर ही इतना नाम रोशन किया और अपनी कंपनीज बनाई। तो यहाँ पे बिजली, पानी, यातायात साधनों का अभाव भी था, तो भी वो रुके नहीं, थके नहीं। केंद्र सरकार का जो कुल निवेश है औद्योगिक विकास में वो 2% भागी है और आज राजस्थान योजनाबद्ध विकास के 62 ईयर्स पूरे कर चुका है। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास के लिए भी ये पूरा महत्वपूर्ण अपना जो एक सेटअप है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में सिर्फ इन्होंने तारीफ की है। ठीक है, राज्य की जो स्वर्ण जयंती है उसके अवसर पर 23 और 24 सितंबर 2000 ईयर का नाम है, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन 2000 का आयोजन किया गया और यहाँ पे बड़े बड़े उद्यमों को बुलाया गया था। ठीक है, उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद तो 2001 में ये 27.8 था, 5-6 में ये 29.7 हो गया। 2011-12 में ये स्थिर 2004-05 कीमतों पर 29.85% ही रहा था, यानी कि ज़्यादा कोई चेंज आया नहीं। उसके बाद उद्योग वृद्धि दर तो 2005-06 में 12.09, 2008-09 में खनन और इससे घटकर 3.21% रह गया। वैश्विक मंदी थी 2008 में, तो इसका अर्थव्यवस्था पर पूरा प्रभाव पड़ा। अब वैश्विक मंदी क्या होती है कि जिससे सारा ही मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इनकम कम होती है। 2008-09 में ये 6.7 थी, 2007-08 में ये 9.3, ये मंदी की, ये विकास दर की बात कर रहे हैं। और औद्योगिक दर जो है 2.5% तक गिर गई थी भारत की। स्थिर कीमतें 1999 और 2000 पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि 2005-06 में 6.70 थी, जो घटकर 2008-09 में 5.48% रह गई। वित्त वर्ष 2008-09 में खनन और विनिर्माण वृद्धि दर 3.21% तक गिर गई। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना कैसे याद रखेंगे, तो डेटा कम याद रखिए, उसको सुनेंगे तो माइंड अपने आप क्लिक करेगा। ठीक है, पंजीकृत फैक्ट्रियाँ, तो फैक्ट्रियों की संख्या 1987 में 9,665 थी, जो कि 10,000 को पार कर गई 2007 में। लघु उद्योगों का भी विकास यहाँ पे हुआ है। कुछ पंजीकृत इकाइयाँ 1975-76 में 20,102 थी और 2008-09 में ये 3.20 लाख होगी डायरेक्टली। 75-76 में 1975-76 में 1.37 लाख को रोजगार मिला। 2008-09 में बढ़कर 13.16 हो गए और उसके बाद 75-76 में ये बढ़ते गए। ठीक है, ये इतने करोड़ होते गए। खादी और ग्रामोद्योग, तो इसमें कारीगरों को खादी से रिलेट किया और 2008-09 में खादी का 18.14 करोड़ रुपए का उत्पादन और ग्रामोद्योग में 301.79 करोड़ का उत्पादन किया। औद्योगिक विकास अगर करें तो ऊनी, चीनी, सीमेंट,
सूती, सिंथेटिक, ये सब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। लेकिन यहाँ पे 36 तरह के उत्पाद औद्योगिक उत्पाद माने गए। वर्ष 2008 में वनस्पति घी का उत्पादन 57,480 टन, खाद्य तेल 1,20,866, सूती कपड़ा 203.40 लाख मीटर, सिंथेटिक धागा 536 लाख किलोग्राम, और यूरिया 3,71,883, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ 60,000 के करीब, सीमेंट 101 लाख टन, और वाटर मीटर 90,000 के करीब। तो प्रमुख वृहद उद्योग तो ये सीमेंट, सूती, चीनी, नमक और कांच को मान रहे। भारत का अगुआ राज्य माना जाता है राजस्थान सीमेंट के उद्योगों में। प्रांत में सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी बूंदी में सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की गई। उसके बाद सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड, प्रारंभिक उत्पादन 1953 से 1959 तक स्थापित किया गया, और 1986 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया था। इसके अलावा सीमेंट संयंत्रों में बिरला सीमेंट वर्क्स जो कि चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर सीमेंट वर्क्स जो कि उदयपुर में ही है, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा में, मंगलम सीमेंट मॉडक या कोटा में, जेके वाइट सीमेंट गोटन, और श्री सीमेंट लिमिटेड ये ब्यावर प्रमुख हैं। आपने ये नाम सुने होंगे, बस आपको इनका जगह देख लेनी है कि कहाँ कहाँ पे ये फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग हैं, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर में 1889 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड ने निजी क्षेत्र में स्थापित की थी। ठीक है, 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, और ऐसे करके ही बढ़ते ही गए। अगर सूती का इतना बोलबाला है तो चीनी का क्यों ना हो। तो राज्य में सर्वप्रथम 1932 में मेवाड़ चीनी मिल्स भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ की स्थापना की गई, और निजी 1938 में गंगानगर चीनी मिल्स, और 1946 में बंद तो गई थी 1938 में, लेकिन 46 में इसका प्रारंभ हुआ। जुलाई 1956 में ये सार्वजनिक क्षेत्र से काम कर रही है गंगानगर वाली मिल। उसके बाद 1965 में श्री केशव राय पाटन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। तो ये आपने सारी चीनी वाली देखी, अब नमक देख लेते हैं। तो नमक में भी राजस्थान का उत्पादन है। आपको कहोगे कि कैसे, तो यहाँ पे खारे पानी की झीलें बहुत हैं, समुद्र नहीं है तो क्या हुआ, खारे पानी की झीलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करती हैं, जिसमें कि सांबर झील जो है उसमें नमक का उत्पादन भारत सरकार का जो हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है उसकी ये सहायता करती है। ठीक है, ये आपको नमक उद्योग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक होती हैं उनका बोलबाला होता है। ठीक है, सांबर सॉल्टेड लिमिटेड की देखरेख में ये काम चल रहा है, और सांबर झील जो है वो नमक उत्पादन बहुत अच्छे से कर रही है। इसके उपक्रम में डीडवाना में भी 3 और एक पंचपदरा में भी नमक उत्पादन पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम हैं। अब यहाँ पे पोखरण, फलोदी, कुचामन, जाबदी नगर, नागौर, ये कुछ प्रमुख नमक उद्योग हैं जो यहाँ पे होते हैं। कांच उद्योग, तो ये बालू मिट्टी, सिलिका मिट्टी, सोडा सल्फेट, शीरा, चूने का पत्थर, इनमें कांच बनाने में यूज़ होते हैं, और कांच बनाने वाले कुशल मजदूर भी राजस्थान में पाए जाते हैं। कांच बनाने में धौलपुर के 2 कारखाने बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है धौलपुर ग्लास वर्क्स, ये निजी क्षेत्र है। दूसरा कारखाना हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स, ये धौलपुर में, और जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के ही अंतर्गत आता है। मदिरा विभाग के लिए बोतलों का उत्पादन करता है, क्योंकि गंगानगर में शुगर मिल होगी ना, तो वहीं से फिर बोतलों के लिए धौलपुर में से बोतलें आ गई। ठीक है, अब उसके बाद उदयपुर में भी कांच का एक कारखाना। वनस्पति घी उद्योग की बात करें तो मूंगफली और बिनोले का जो तेल है वो निकाला जाता है। 1964 में भीलवाड़ा में वनस्पति जो घी है उसका कारखाना खोला गया था। उसके बाद जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, यहाँ पे वनस्पति घी की मांग तेज होने से बढ़ते गए। उसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, या जिसको सेस बोल देते हैं, इसका नाम ही है स्पेसिफिक जो इकोनॉमिकल एरियाज़ हो गए या जोन हो गए, डीम्ड फॉरेन टेरिटरी के अंतर्गत ये आते हैं। राजस्थान में सीतापुरा, जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी है, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एंड ग्वार इकाइयाँ हैं, जयपुर में रिको और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड है, जयपुर अजमेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, ये सभी आर्थिक क्षेत्र में हेल्प कर रहे हैं। इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टेक महिंद्रा, नागरो, तो ये भी इसी को हेल्प कर रहे हैं। कृषि विकास, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जो जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का भाग 75.07 जो है वो है, और वो कृषि पर ही निर्भर है। और रिपोर्टिंग क्षेत्र 2008 में 34,270 और 22,208 हो गया था, और इसका टोटल 64.80% था। 2007-8 में विभिन्न स्रोतों के सकल सिंचित क्षेत्र 8,88,000 हेक्टेयर था, जो सकल कृषिगत क्षेत्र का 36.42% था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे वित्त वर्ष 2008-9 में स्थिर यानी कि 2004-5 जैसा ही कीमतों पर ये कृषि का योगदान 21.42 रहा, उद्योग का योगदान 31.40, सेवाओं का योगदान 47.19। फिर 2011-12 के में क्या हुआ, कृषि का योगदान 22.09 और फिर उद्योग का 29.85 और ये सेवाओं का 48.06। और पिछले कुछ ये जो वर्ष हैं उसमें इन्होंने 22% का स्थिर जो कृषि का योगदान है वो शो किया। कृषि वृद्धि दर जो है वो डिपेंड करती है, 2005-6 में ऋणात्मक थी 0.88 और फिर उसकी कुछ संबद्ध क्षेत्र 2008-9 में बढ़कर 6.12 होगी, अग्रिम अनुमान है ये। और आर्थिक समीक्षा 2009-10 में कृषि उत्पादन 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में 35.84% कम रहने की संभावना है। यहाँ पे है इसलिए लिखा है क्योंकि ये बुक्स ही वही हैं, ठीक है, और 10 सालों से यही चल रहे हैं राजस्थान अध्ययन। सरसों, अलसी, गन्ना, तारा मीरा, जीरा, धनिया, आलू, मटर, अफीम, ये बाजरा, मक्का, मूंगफली, इन सब में आपको पता है कि राजस्थान ने अपनी धौंस जमाई हुई है। चावल, मूंग, मोठ, अरहर, सूरजमुखी, ये जितने नाम ले कम है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन, तो जो कृषि है वो मानसून पर टोटली डिपेंडेंट है। 1960 और 61 में 45.41 का लाख टन था, 90 में ये 109 हो गया, 2011-12 में ये 209 हो गया, ठीक है। तो अनाज और जो दालें हैं, जैसे अनाज में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये आगे, और बाजरे में तो अपना है ही प्रथम, आपको पता है। कुल बाजरा 1/3 हम राजस्थान में उगाते हैं और मक्का 1/8 उगाते हैं। मक्के वाला क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद जौ का उत्पादन भी राजस्थान कर रहा है। 2008-9 में अनाज उत्पादन 140.55 लाख टन था। फिर खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पे 159 आ गया। तिलहन क्रांति जो है वो राजस्थान में बड़ी चल रही है क्योंकि इसमें तिल, सोयाबीन, राई, सरसों, अलसी, तारा मीरा, मूंगफली, इनका उत्पादन बढ़ा है। 1960-61 में 1.72 लाख था, 90-91 में 23.56, 2007-8 में 42.29, 2008 में ये 55 कुछ हो गया। तो इस तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद गन्ना, तो राजस्थान में गन्ने का जो उत्पादन है वो बूंदी, उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, ये सभी जिलों में हुआ। और यहाँ पे राज्य में गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता। गन्ने का उत्पादन 2007-8 में 5.94 था और 8-9 में 3.02, जो कि 49.16% की कमी दर्शा रहा है। कपास, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में ये बोई जाती है। कपास का उत्पादन 2007 में 8.62 था और 8 में ये 7.26 हो गया और 15.78% की कमी हुई। फल, सब्जियां, मसाले, तो पपीता, अमरूद, संतरे, यही हमारे प्रमुख फल हैं। तीनों याद रखिएगा आप। सब्जियों में आलू और प्याज का उत्पादन करते हैं। मसाले में सूखी मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, हल्दी, सौंठ, ये सब उत्पादन करते हैं। हरित राजस्थान अब है क्या? देखो, पानी हमारे पास है नहीं इतना फिलहाल। अब तो बारिश बहुत हुई, लेकिन ये 2022 नहीं है ना, तो पहले बहुत ज़्यादा गंगा नदी भी प्रदूषित होगी, ग्लेशियर पिघल रहे थे पराबैंगनी किरणों से, ये यही कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो राजस्थान में ग्रीनरी लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। कार्बन उत्सर्जन से भी वो कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ, प्राकृतिक संसाधन जो हैं। तो देश में 7-8 दिसंबर 2009 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ये सारे इकट्ठा हुए और भारत ने 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 15 से 20% कटौती की स्वेच्छा की घोषणा की है कि हम कोशिश करेंगे कि हम कार्बन को कम करें। प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जैसे आप व्हीकल्स से जा रहे हैं, अगर 1% जा रहा है ना, तो ये इन्होंने कोशिश की। अब राजस्थान में वन क्षेत्र देख लेते हैं। 2005-6 की कुल वन क्षेत्र 32,627 था और राजस्थान का क्षेत्रफल 9.54% माना जाता है। भौगोलिक क्षेत्र का 33% है, जो कि बहुत कम है। 2001 में ये 7.60 था। 5 वर्षों में 1.94 की वृद्धि हुई है। अच्छी बात है कि वन बढ़ रहे हैं। हरित राजस्थान का अब शुभारंभ हुआ कब? ठीक है, तो ये 18 जून 2009 में शिक्षा संकुल प्रांगण जयपुर में वृक्षारोपण किया गया और तभी से बस हरित राजस्थान पूरे 5 वर्ष, और इसके आगे भी वो कह रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये अब तक कंटिन्यू कर ही रहे हैं। आपने देखा ही होगा हरित राजस्थान, बार बार मनरेगा से भी इसको जोड़ दिया गया। जन चेतना, डूंगरपुर के खिमारू गांव के 12 अगस्त 2009 में एक ही दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक 6 लाख पौधे लगाए गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और जागृति फैलाता है ये। और उसके बाद वन मित्र के रूप में भी ये रोजगार देने लगे। वन जीवों की सुरक्षा के लिए बाल संरक्षण बल का गठन किया गया, बाघ संरक्षण बल का गठन किया गया। रणथंभौर और सरिस्का में ये जो बाघों के डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं वो आयोजित किए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। और उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर की गिनती देश के श्रेष्ठ बाघों में होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है।
उसके बाद है यहाँ पे वन संपदा संरक्षण। तो वन संपदा का कैसे संरक्षण, क्योंकि यहाँ पे औषधि भी बहुत मिलती है, जैसे गूगल, सालर, सफ़ेद मूसली, बीजासल, ये नाम है कुछ। हरित राजस्थान की प्रगति 2009 से अगस्त माह के अंत से 30,000 हेक्टेयर उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण करेंगे। अक्टूबर 2009 तक 50,000 हेक्टेयर, 2.50 करोड़ पौधे लगाएं और 394 किलोमीटर रोड अभियान से भी इसको जोड़ा गया था कि रोड के अराउंड हम ये हरित क्रांति लेके आएंगे। प्रेरणा स्रोत तो राजस्थान की जो प्रकृति की इमारत, देखो जहाँ कमी होती है वहाँ ज़रूरत पता लगती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सफल प्रयासों से इन्होंने प्रकृति को बचाने की पुरजोर कोशिश की, यही लिखा हुआ है। उसके बाद हरित भारत की नींव, हरित क्रांति हम लेके आए तो हरित भारत कैसे ना लेके आते, ठीक है। तो राजस्थान जो हरित राजस्थान था वो पूरे देश में हरित भारत की नींव का काम करने लग गया। अब यहाँ पे परिस्थिति की संतुलन को शो किया गया है। तो यहाँ पे हरित राजस्थान की एक पूरी आपको स्टोरी यहाँ पे समझाई गई है। प्रकृति को बचाने वाला यहाँ पे इन्होंने बोला कि हरित राजस्थान जो था वो एक कार्यक्रम था। लोग आज भी इसकी देखभाल कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। यहाँ पे बस इतनी सी बात लिखी हुई थी। अब चलते हैं अपने इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है शायद क्या, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप किसी और बुक को पढ़ने से अच्छा राजस्थान अध्ययन पढ़ लीजिए, और अगर आपको याद हो जाए तो फिर मुझे बताना कि हाँ जी ये याद है इसलिए दूसरी पढ़ रहे हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, तो 2011 के अनुसार जो टोटल ग्रामीण जनसंख्या है वो 75.07 है राजस्थान में। उसमें जो गरीबी है ना, उसी की वजह से ना गाँवों में विकास जल्दी नहीं हो पा रहा। गरीबी उन्मूलन के लिए समय समय पर कार्यक्रम ये चलाई जाती है सरकार, केंद्र सरकार भी हेल्प करती है, कुछ ना कुछ परसेंटेज अपना देती है। राजस्थान सरकार तो देगी ही। तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण है ना उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर बढ़ाएं। वरना पहले आपने सुना होगा कि ये तो पेंडू है या ऐसे करके वर्ड होते थे, है ना, कि उनको कुछ माना नहीं जाता था। तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को बढ़ाया। जो लघु उद्योग थे, वो जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उन सभी परिवारों को इसमें सम्मिलित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इंदिरा आवास योजना। तो इसमें भी गरीबी रेखा से नीचे जो सरकार लोग होते थे उनको ऐड करती थी। इंदिरा आवास योजना आवाज़ देती थी। 1996 में पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र योजना बन गई और जिला परिषदों द्वारा इसका जो सारी डेटा वगैरह है वो रखा जाता है। जवाहर ग्राम योजना, तो ये इसमें रेशो केंद्र 75 और राज्य सरकार 25 का होता है, ठीक है। मतलब 100 रुपये देने तो 75 वो देगी, 25 वो देगी। सारे बेरोजगारों को इसमें रखा जाता है। मरु विकास कार्यक्रम, तो ये 1995 से जल ग्रैंड वाटर शेड के तहत इसको तैयार किया गया। 1 अप्रैल 1999 में भारत सरकार के नई परियोजनाओं के लिए 75% राशि दी गई, 25% राशि राज्य द्वारा वहन की गई। सूखा संभाव्य क्षेत्र जो है वो 1.4.95 से क्रियान्वित किया गया सरकार, और 25% अंश जो है वो राज्य सरकार देती है। एकीकृत बंजर भूमि, तो ये 1992-93 से इसका क्रियान्वयन किया गया, जिसमें राज्य जो है बहुत ही, अपना राजस्थान राज्य बहुत बड़ा राज्य है, भूमि बंजर बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैसे अब आपको पता है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से 4 जिले हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो इसमें ये क्रियान्वयन ज़्यादा किया जाता है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये जो जिले हैं उनकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। उसके बाद यहीं पे एक बात की गई थी कि विद्युतीकरण, सड़क निर्माण, पेयजल, स्वच्छता, इन सब का ध्यान मिलजुल के सरकारें रखती हैं। सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो 1992 से 93 में ये प्रारंभ की गई थी योजना। उसके बाद आधारभूत सुविधाओं का जो क्रियान्वयन है वो किया जाने लगा। बायोगैस कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1981 में किया गया। पारंपरिक ऊर्जा ना तो मतलब उपलब्ध हो रही थी, तो इसके लिए अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया। बंधुआ मजदूर, मानव बंधन की इस बुराई के कारण उन्होंने इसको कैटेगरी को ऐड किया। कृषि भूमि उपलब्ध करवाते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना में भी इसी को प्राथमिकता दी जाती है। जीवन धारा, ये जो योजना है वो 1995 से 96 में जवाहर रोजगार योजना जो थी उसी का एक भाग थी, और फिर बाद में इसका अलग से क्रियान्वयन किया गया, और इसमें कृषि वगैरह और लघु सीमांतों को टाइम दिया जाता था, वर्क दिया जाता था। 20 सूत्री योजना, तो इसमें योजनाबद्ध विकास के लिए उद्देश्य रखे गए थे। 20 सूत्री यानी कि 20 इसमें टोटल उद्देश्य रखे गए होंगे, जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकार और
ये जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 जुलाई 1975 को इसका क्रियान्वयन स्टार्ट करवाया और 1982 और 1986 में इसका 2 बार संशोधन भी हुआ है। शुभारंभ जो है वो 1975 में ही इसका हो गया था और गरीबी निराकरण के लिए इसका सीधा संबंध है और 20 सूत्र है, यानी कि इसमें टोटल 20 आप बोल सकते हो मांगे हैं। पहली है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सबको देना रोजगार, अधिवेश भूमि का वितरण, पेयजल की सुविधा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण। टीकाकरण आप सोचेंगे कि ये क्यों, तो टीकाकरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ग्राम एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। उसी के बाद ICDS, इसका नाम आपको फुल फॉर्म आगे मिलेगी। आंगनवाड़ी, अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी सहायता, तो दोनों तरह की जातियों को सहायता दी जाती थी। क्योंकि पहले ऐसा था, छुआछूत और ये सब कैटेगरी से इनको बहुत कुछ प्रताड़ना सहने को मिलती थी। अपने आज कह देते हैं कि SC ST बन जाते तो नौकरी जल्दी मिल जाती, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ सहा है जिसकी वजह से आज इनको सहूलियत दी जा रही है। ठीक है, शायद अपने वो उतना कुछ सह भी ना पाते। उसके बाद है इंदिरा आवास योजना, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिसे EWS कह देते हैं, उनके लिए आवास, जैसे जनरल कैटेगरी होती है लेकिन बेचारों के पास घर भी नहीं होता खुद का, तो वो वाले इसमें आते हैं। निम्न आय वर्ग के आवास, जो गंदी बस्तियां हैं वो नहीं सुधार कर पाते तो सरकार हेल्प करती है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण करवाती है और सार्वजनिक और वन भूमि के अंतर्गत संग्रहित क्षेत्र इसमें आते हैं। विद्युतीकृत गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी गांवों में बिजली पहुंचाना इनका मेन मोटो था और ये आज भी किया जा रहा है कि आपने देखे होंगे नए नए खंभे लग जाते हैं तो बिजली का उत्पादन और ये सब। आजकल तो गैस घर घर में रखना भी मोदी जी ने चालू किया, अच्छी बात है, लेकिन सिलेंडर तो है लेकिन उसमें गैस नहीं है, वो बात अलग है। तो ऊर्जाकृत पंप सेट इसमें दिए जाते हैं, उन्नत चूल्हे दिए जाते हैं, बायोगैस संयंत्र जो बनाएंगे फिर उनको हेल्प मिलेगी। तो जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना क्या है, ये जुलाई 2000 में विश्व बैंक की सहायता से ये स्टार्ट किया गया था। इनमें जिले कौन कौन से थे, टोटल 7 थे, 12, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद और टोंक। रिपीट कर रही हूँ मैं, कौन कौन से, 12 चूरू यानी कि बाछू, दो झारा टो। अब ये आप कैसे भी याद रखो, बाछू यानी कि 12 चूरू, ठीक है, आप इसकी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। अपना गांव अपना काम योजना, तो ये जनवरी 1991 में स्टार्ट की गई थी। उसके अनुसार किसी भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए ग्रामीण दानदाताओं, गैर सरकारी, सामुदायिक जो भी सामुदायिक समूह होते हैं उसमें न्यूनतम 30% राशि जन सहयोग के रूप में देनी होती है और 50% राशि इस योजना के कोष से उपलब्ध करवा दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे जिला काम योजना है, तो ये स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है कि आपने काम भी ले लिया, आपका खुद का काम भी हो गया और उनको रोजगार मिल गया। ये 1991 से 92 से चलाई जा रही है राज्य में। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो 1999 से 2000 में ये लागू की गई थी और विधायक जो प्रतिवर्ष हैं वो विकास कार्यों के लिए अपने सुझाव जिला प्रमुख को देते हैं। काश यहाँ सुझाव की जगह कुछ परसेंटेज अमाउंट लिखा होता, जो लाखों रुपए मिलते हैं उनमें से कुछ पैसे ही दान कर देते हैं। डांग क्षेत्र विकास योजना, तो चंबल की लंबी गहरी घाटियाँ जो है उसमें डाक क्षेत्र कहलाता है वो। तो ये जो डाक क्षेत्र कार्यक्रम है वो 1995 से 96 में राजस्थान सरकार ने ही स्टार्ट करवाया था। उसके बाद है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अलवर भरतपुर में जो मेव आबादी वाले हैं क्षेत्र, जहाँ मेव जाती रहती है, उसको मेवात क्षेत्र कहते हैं। 1987 और 88 में 87-88 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू किया गया। वानप्रस्थ योजना, तो वानप्रस्थ योजना क्या है, तो ये सेवानिवृत्त जो भी लोग होते हैं उनकी स्वैच्छिक इच्छाओं से उनको सेवाओं का उपयोग करने दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। देखो वानप्रस्थ योजना देख के अपने को कभी कभी पता नहीं लगता है ना, इसीलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। मगरा में क्या है, तो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली जिले जो हैं पहाड़ी और पिछले क्षेत्र, यहाँ ये कार्यक्रम शुरू किया गया। राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत कार्यक्रम 1999 में इनोवेटिव योजना अक्टूबर में स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि जल स्टोरेज किया जाता है कुएँ, बावड़ी, टांका की हेल्प से, और सरकार और जनता का व्यय 70:30 का होता है। उसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं। अप्रैल 1951 से ये योजना
संबद्ध है और इसमें 6 दशक से ये योजना 11 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं इसकी पूर्ण हो चुकी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना इनके अकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि ये बुक थोड़ी पुरानी है, पुरानी इन द सेंस ये इसके बाद कोई बुक आई ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपने वैसे तो लेटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की यही है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक का इनका ये था एक लक्ष्य। 1991 में भी ये वर्क कर रहे हैं। वैश्विक मंदी 2008 के बावजूद भी ये पटरी पर बने रहे थे और इसमें कृषि का योगदान 56.7 और 34% था 1990 में। योगदान 19.8% भी रह गया था 2007-8 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.84 है। पिछड़ने से देश की 69% जो ग्रामीण आबादी है वो बिल्कुल ही खाली होती जा रही है। छिपी हुई बेरोजगारी इसको कहते हैं, कि सरकार के आंकड़ों में शायद इतनी बेरोजगारी नहीं है जितने एक्चुअल में है। अब वो बताने थोड़ी जाएंगे, कईयों को तो पता ही नहीं है कि ये कुछ योजनाएं भी होती। तो मनरेगा की शुरुआत भारत के विकास के लिए की गई थी, जिसमें ये सारे ऐड हो जाते थे। मनरेगा है क्या? तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना नरेगा बनाई गई थी और फिर बाद में ये फ्लैगशिप योजना 9 में ऐड थी। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसका आरंभ किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह तब राष्ट्र प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2009 को जो 140वीं जयंती थी उस पर नाम कर दिया इनका मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या है कि 200 जिलों में ये लागू हुई। 2007-8 में 130 और जिलों में इसका विस्तार कर दिया और अप्रैल 2008 में पूरे देश में ये लागू होगी। मनरेगा में क्या करते हैं? 100 दिन का रोजगार, 90% भार केंद्र वहन करता है, 10% जो है वो राज्य वहन करता है और इसमें आवेदन के बाद 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध करवा देती है, ठीक है। शिशु सदन, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता, शेड, ये सब देते हैं। रजिस्टर करवाना होता है अपने आप को। जननी बीमा योजना भी इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। अब इसमें कार्य क्या होता है? वृक्षारोपण जैसे कार्य हो गए, कुछ सूक्ष्म सिंचाई कार्य, किसान स्वामित्व वाली भूमि का सिंचाई, तो ये दे देते हैं। जॉब कार्ड इसमें आपको बनवाना होता है। अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं, सभी वयस्क जो हैं वो रोजगार मांगने का अधिकार रखते हैं, तो ग्राम पंचायतों में वो अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। जॉब कार्ड जो है वो परिवार के पास मतलब होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसमें महिला या पुरुष जो है वो हो सकती है। 33% भागीदारी का इसमें प्रावधान रखा गया है। उसके बाद बजटीय, तो बजट इसमें 2006-07 में मनरेगा का 8600 करोड़ रुपए था। 8-9 में 30,000 हो गया, ऐसे करके बढ़ता गया और 40,000 हो गया 2011 में। बढ़ता महत्व क्या है? देखो, मनरेगा अगर ना होता तो शायद वैश्विक मंदी से अपने निपट ना पाते, क्योंकि वर्क करेंगे लोग तो सरकार को भी तो फ़ायदा होता है। तो मनरेगा से सामाजिकता भी, मतलब भ्रष्टाचार भी दूर हो जाता है। हर एक को डायरेक्टली उनके हाथ में पैसे मिल गए। इसके बाद 3 महीने के अंतर्गत आपको ये सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत ऐड होना होता है, ठीक है। अब अंकक्षेण ये वर्ड जो है वो आपको याद रखना ही होगा। राजस्थान में जो मनरेगा है वो डे बाय डे विकास कर रहा है। यहाँ पे बस इतनी सी बात लिखी हुई है और इसको सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम भी चलाते हैं। हरित राजस्थान का अब यहाँ पे जिक्र आ गया कि इसको भी देखो, सभी को इनडायरेक्टली जोड़ लेते हैं। 2010-11 माह दिसंबर तक ये 2493.16 करोड़ था इसका बजट, ठीक है। अब जब बजट की बात आ रही है तो यहाँ पे वही चीज़ें वापस से रिपीटेशन में ही आपको दिखा देंगे कि बजट कितना ज़रूरी है। 1991 से आर्थिक उदारीकरण के लिए और फिर 2008 में अर्थव्यवस्था जो प्रभावित हुई मंदी के कारण, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वैसे तो वो आज भी बढ़ रही हैं, मंदी मुझे लगता है गई नहीं है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे अंतरिम बजट ये पेश करने की बात कर रहे हैं। रेलवे का बजट जो है वो अलग से पेश करते हैं, ये बताया गया है। और केंद्र सरकार जो है वो भी अपनी अलग से सारे राज्य अपने बजट को पेश करती हैं, ठीक है। बजट के उद्देश्य होते क्या है? बजट यानी कि आपने एक आउटलाइन रेडी कर ली 1991 में। उसके बाद आर्थिक निरूपण करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका बहुत रही है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब शब्दावली है क्या? जीडीपी आपने सुना होगा, तो वित्त वर्ष में ये उत्पादित जितनी भी सेवाएं होती है, कृषि उद्योग वगैरह, तो इसमें 3 और सेवा, ये 3 क्षेत्र उसमें होते हैं। राजस्व प्राप्ति व्यय यानी कि जितनी आमदनी हुई, वेतन, सब्सिडी, ब्याज। पूंजीगत प्राप्ति जितना निवेश हुआ और ऋण पर जितना ब्याज वगैरह लगा। राजस्व घाटा यानी कि सरकार की राजस्व व्यय अगर कम हो जाए तो उसे घाटा कह देते हैं। आय से व्यय कम हो व्यय से कम हो गया है, ठीक है। राजकोषीय घाटा यानी कि आमदन उसके खर्चों से कम होती है और पब्लिक से उधार लेना पड़ जाए तो वो राजकोषीय घाटा हो गया। योजना खर्च क्या है अंतर्गत? ये केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है। वित्त संसाधन को योजना खर्च वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है।
फेब में राजस्थान का बजट लागू होता है, ठीक है। राजस्थान सरकार चालू वर्ष में अपना बजट दे देती है, मुख्यमंत्री के पास से ये पारित हो जाता है और फिर इसको अप्लाई कर दिया जाता है। अब ये बजट की ही सारी बात की गई है, इसीलिए अपने इसको देख रहे हैं। प्रकाशन जो है वो जयपुर निदेशालय में किया जाता है। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जयपुर जो है वो बजट का प्रकाशित करता है। इसमें भू राजस्व, स्टैम्प्स वगैरह, बिक्री कर, वेट, ये सभी आ जाते हैं। सरकार जो है इसमें कई खर्चों को भी लागू दिखाती है कि हमारे ये खर्चे हुए हैं, ठीक है। ऋण अदायगी कितनी है, कितना हम पे ऋण है, ये सब कुछ बताना होता है, और कितना कर वगैरह ले रहे हैं। महंगाई इसी वजह से बढ़ती है जब हमारा ऋण जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ अब अभ्यास प्रश्न है जो कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से सुना है तो आप इसको देखेंगे ज़रूर। देखो, ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप अगर अकेले नहीं बैठ पाते पढ़ने के लिए, आपके पास एक कंप्लीट वीडियो ओवरव्यू है, ठीक है। एक चैप्टर, इतने बड़े चैप्टर्स हैं ये, तो अगर आपके ये कुछ मिनट्स में हो रहे हैं, घंटे से भी कम समय में, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, वरना ये मैं अपने टेलीग्राम में इसका लिंक आपको दे दूँगी। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे ईयर पूछ लिया। इतने रुपए थोड़ी पूछेंगे कितने 800 करोड़ लगे कि 900 लगे या 910 लगे या 920, तो वो ना याद रखिए, आप डायरेक्ट याद रखिए कि कितने राजमार्ग हैं, कहाँ पे कौन सी योजना चल रही है, हरित योजना जो राजस्थान है वो कब स्टार्ट हुई, ठीक है। और रोड विज़न 2025, ये इसमें 2025 को आपको ऑप्शन में दे दिया कब रखा गया है रोड विज़न, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस, चैप्टर 5 और 6 दो ही रह गए हैं। अगर आप क्लास 9 के यहाँ तक आपने वीडियो सुनी है तो आप बहुत ही लगन से मेहनत कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एग्ज़ाम जी के साथ नौकरी ज़रूर लेंगे, वो भी सरकारी। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। आपने ये वीडियो को फिनिश किया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए या ना, लेकिन कंटिन्यू ज़रूर पढ़िए। 6 to 12 सारा RBSE यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंटेंट। बने रहिए एग्ज़ाम जी के साथ, सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच। शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स।